तो हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में एसजी फिनसर्व का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है और इनका जो कॉन कॉल रहा है उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। अब देखिए एसजी फिनसर्व को लास्ट कुछ क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बट आप इस बिजनेस को देखोगे ना तो काफी टर्बुलेंट, मतलब अप्स एंड डाउन की तरह से गुजरा है पिछला कुछ क्वार्टर इनका। और दूसरी चीज क्या होती है, इनके जो गाइडेंस परस्पेक्टिव होता है वहां पे जो चीजें हैं इनकी काफी बदलते रही हैं, मतलब कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं रही थी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स तक। तो अगर आप देखिए आपको कैसे बिजनेस पसंद आते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो एक ओवर प्रॉमिस करे, अंडर डिलीवर करे, या फिर एक ऐसा बिजनेस जो अंडर प्रॉमिस करे या ओवर डिलीवर करे। तो इस चक्कर में ये जो एसजी फिनसर बिजनेस है, दिख रहे हैं आप पिछले कई सारे क्वार्टर से इनके बिजनेस के साथ कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। लास्ट ईयर आपने देखा आरबीआई के पूरे जो भी रेगुलेशन है उनके कारण इनका जो पूरा बेसिकली इनका जो लोन बुक है वही पूरा घट गया काफी हद तक। फिर आपने देखा इन्होंने अपने जो गाइडेंस होता है उसको काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया, गाइडेंस को कम कर दिया कई बार। उन सभी चीजों से ये बिजनेस आगे बढ़ा है। और अब अगर आप ये वाला क्वार्टर देखोगे ना इनका, तो ये क्वार्टर जब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके पिछले क्वार्टर से, तो अगर आप रिकॉल कर सकते हैं पिछले क्वार्टर का वीडियो, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था इनकी मैनेजमेंट से कंटिन्यूअसली उनको ग्रिल किया गया था पूरे टाइम पे कि आपने ऐसा क्यों कहा और इस तरह के परफॉर्मेंस क्यों आई है। तो अभी जब आप इनका ये वाला कॉन देखोगे ना, तो ये कॉन बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद लास्ट क्वार्टर। और यहाँ से ये दिखता है कि जो इस पूरे बिजनेस में एज फिंसर में जो नया मैनेजमेंट आया है उनका जो विजन है वो थोड़ा सा दिखता है कि बिजनेस बिजनेस को लेकर काफी क्लियर है। तो जैसे आपको याद है हमने इमराल्ड फाइनेंस को डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने ये कहा था कि एक फाइनेंशियल्स को या फिर एक इन जनरल जो बिजनेस होता है उसमें किसी इन्वेस्टर का अच्छा इंटरेस्ट कब बनता है, जब वो बिजनेस जो होता है वो आपको 3 साल का, 5 साल का, कुछ सालों का एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे पाता है कि कैसे उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी। तो जैसे अभी एमराल्ड फाइनेंस को वो चीज करना है, तो वहीं पर जब आप एसजी फिनसर को देखोगे ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया कि बिजनेस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। सो ये है थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। आप चलिए इनके नंबर्स को देखते हैं। तो अगर आप इनका क्वार्टर फोर का नंबर देखोगे ना, सो आप ये पाएंगे कि इनका जो बिजनेस है, ऑल्दो आप पिछले भी क्वार्टर्स को देखोगे ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि इनके नंबर्स खराब आ रहे थे, नंबर ये कंसिस्टेंट ही आ रहे थे। बट अगेन वही चीज होता है ना कि आप ओवर प्रॉमिस करते हो और अंडर डिलीवर करते हो, तो उसके कारण जो होता है इन्वेस्टर्स को बेसिकली क्या सेंटिमेंट उनके हर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप क्वार्टर फोर को देखोगे तो इन्होंने जो अपना लोन बुक है उसको लगभग 3,900 करोड़ पे लगभग फिनिश किया है, लगभग मान लीजिए 4,000 करोड़ पे इन्होंने लोन बुक को फिनिश किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखते हो लगभग 23% का जंप है। और सिमिलरली आपके पैट और जो बाकी पैरामीटर्स है वहां पे भी आपको लगभग 20-30% का ग्रोथ दिखता है। तो देखेंगे तो नंबर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यहाँ से देखने से हमें लगता है कि नंबर्स तो काफी अच्छे आए हैं। अब सेम चीज आपको पूरे ईयरली बेस पे भी दिखेगा, आपको जो पैट है वो आपको 58% पे ग्रो किया है और लोन बुक जो है लगभग 75% पे ग्रो किया है। अब हम लोग अगर बात करें, ये पर्टिकुलर स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप ये चीज देखेंगे जो इनका आपको ये नंबर देखना है जो ग्रॉस डिस्बर्समेंट है। ग्रॉस डिस्बर्समेंट क्या है कि अभी तक जितना भी इन्होंने डिस्पर्स किया है उन सभी पैसों को आप लीजिए और जोड़ लीजिए, तो वो ग्रॉस डिस्बर्समेंट होता है। ये नंबर इतना ज्यादा आपको क्यों दिखता है, वही जो आप लोन बुक देखते हो ना, तो लगभग वो 4,000 करोड़ का दिखता है। तो देखिए यहीं पे आपको समझना ये पड़ेगा कि जो एसजी फिनसर्व का जो बिजनेस मॉडल है, ये आपने देखा है कि ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए काम करता है। किनको सप्लाई चेन फाइनेंसिंग देता है? आपके डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक अच्छा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो चलिए लेते हैं लैंडमार्क कार का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए लैंडमार्क कार है, उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास वो लोग गए, उनसे उन्होंने कार्स वगैरह परचेज की या फिर इन जनरल जितनी भी कंपनियां होती है उन्होंने कार्स परचेज किया। अब उसको अपफ्रंट पैसा चाहिए होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, एसजी फिनसर्व के पास जाएंगे, एसजी फिनसर्व को बोलेंगे कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए। अब एसजी फिनसर्व क्या करेगा, ये उस डीलर को, जो भी लैंडमार्क कार या फिर जितनी भी अभी कंपनी है, इको मोबिलिटी है, उनको पैसे नहीं देगा, रादर ये एंकर के अकाउंट में पैसे डालेगा। अब उसके मार्फत पे जो डीलर होगा वो उनसे कार उठाएगा, अब वो कार जाके वो बेचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट हुआ, प्रोक्योरमेंट से जो आपका डीलर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, वो उसको सेल्स में कन्वर्ट करेगा। जब चीजें सेल्स में कन्वर्ट होती है तो वहां से आपको पैसे, आपके जो बायर होगा उससे आने में कुछ समय लगता है, तो बेसिकली वो रिसीवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका प्रोक्योरमेंट हुआ, प्रोक्योरमेंट से वो चीज आपकी सेल्स में कन्वर्ट हुई, सेल्स से आपके वो रिसीवर्स बना, और जब रिसीवर से पैसा आ जाएगा तो वो आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्मॉल बिजनेस वगैरह हो गए, वो लोग उस पैसे को लेके जाएंगे एसजी फिनसर को देंगे, उसमें एसजी फिनसर अपना कट करेगा और जो इनका पूरा जो लोन बुक है ना, एक तरह से डिसबर्समेंट है, वो पैसा रिकवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसी से देख रहे हो ना कि इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो एक तरह से सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के लिए हो गया। तो आप देखते हैं अलग अलग बिजनेस होता है, जैसे इनका अगर आप देखेंगे ना, एक लार्ज चंक ऑफ जो बिजनेस है वो आपकी कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस की तरफ से आता है। फिर आप देख रहे हो इनकी जो पेरेंट कंपनी है एपीएल अपोलो ग्रुप है, तो वहां से आप देखते हैं दूसरा इनका सबसे बड़ा सेगमेंट जो होता है आपकी स्टील वाली कंपनी होगी, उनसे आता है। तो आप बेसिकली ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग ये लोग कर रहे हैं, कंपनियों की वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो नेट, जो आपकी वो जो लोन बुक की साइकिल होती है ना, बेसिकली वो बहुत कम होती है। तो ये लोग कहते हैं कि लगभग 45 डेज जो होता है उसमें इनका जो एक लोन है वो बेसिकली मैच्योर कर जाता है।
इसके कई सारे फायदे होते हैं। इसीलिए आप इनकी जो डिस्बर्समेंट का नंबर देख रहे हो ना, ग्रॉस डिस्बर्समेंट, वो आपको दिख रहा है काफी ज्यादा है। एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट जो इनका लोन बुक है, वो नंबर आपको दिखता है कि अभी 4000 करोड़ का है। इसका और एक फायदा क्या होता है, तो यहीं पे देखिए, अब देखिए एक कंपनी जो होता है, खास करके फाइनेंशियल केस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका ये होता है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अब जो कंपनी की फिलॉसफी है, वो लोग जीरो एनपीए को लेकर बात करते हैं। तो वहीं पे जब आप इसको देखोगे ना, तो सिंस आप देख रहे हैं कि 45 डेज में आपका बेसिकली जो पूरी लोन की साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। दिस इज वेरी कॉन्ट्रास्ट व्हेन यू आर सेइंग, सपोज कीजिए जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, उससे जब आप कंपेयर करते हो तो चीजें काफी डिफरेंट है। वहां पे आपके 10 साल 20 साल तक के लोन पीरियड रहते हैं ना, तो उस कंटेक्स्ट में देखना है आपको। तो देखिए, इससे इस बिजनेस को कैसे फायदा होता है, तो क्या होता है, जब आपका जो लोन है वो 45 डेज में रिकवर हो जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, आपकी जो रिस्क है या फिर जो डेप्ट को पाइल अप करने का जो केसेस होता है ना, वो काफी कम हो जाता है। तो कंपनी उस तरह से देखती है, और कंपनी इसी को कहता है कि इनके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया बेसिकली उस तरह से उसको उसका। और दूसरा चीज क्या होता है इसके बिजनेस में, देखिए इनके एक ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट हो गया ना। कहने का मतलब क्या है, एक तरफ आपकी एस डी फिनसर्व है, एक तरफ आपका B2B सेगमेंट जितने भी बिजनेस हो गए वो हो गया, एक तरफ आपके एंकर्स हो गए। तो क्या होता है, तीन पार्टी हो गई ना, और जो इनका जो लोन बुक है दैट इज टोटली टाइड टू द एंकर्स। तो उससे क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि भाई जो आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस है वो आपको डिफॉल्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो इसलिए इनका पूरा जो लोन बुक का सेगमेंट होता है, उसमें कहते हैं हम लोग जीरो एनपीओ को बेसिकली गाइडेंस करते हैं लोग। तो कुछ उस तरह से आप इनके डिसबर्समेंट या फिर लोन बुक के नंबर को देखिए। तो अगर आप इसी में हम लोग आगे बढ़े, तो यहीं पे आपको एक चीज देखना है, जैसे अब जैसे एसजी फिनसर्व का बिजनेस मॉडल है, ये काफी आपको फाइनेंशियल को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो देखिए, जब अभी आप देख रहे हो इनका पास पूरा डेप्ट कितना है, लगभग 2700 करोड़ का डेप्ट है। इक्विटी कितनी है, 1460 करोड़ रुपीज की है। अब लास्ट क्वार्टर में जो इनकी इक्विटी थी, लगभग आप मान लीजिए आई थिंक 1100 करोड़ की थी। कुछ यहाँ पे 200 या 300 करोड़ का इनको वारंट्स आया है, तो उससे इनकी इक्विटी प्रोफाइल बढ़ गई है। अब आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको यहाँ से इनका डेब्ट बाई इक्विटी मिल जाएगा। उससे आपको एक लेवरेज जो होता है ना, उसके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आपको ये लोग कहते हैं कि इनका जो लेवरेज है लगभग अभी देखेंगे 1.9x के आसपास है। सो उससे क्या होता है, आप देखिए, तो इसी कंपनी के पास क्या है ना, अब लेवरेज से क्या होता है, आपको एक फाइनेंशियल से ग्रो करना है। तो फाइनेंस करता क्या है, कहीं से बेसिकली आपके बैंक्स वगैरह होते हैं, उनसे पैसे उठाता है, बैंक एनबीएफसी से पैसे उठाता है, और उस पैसे को एक हायर इंटरेस्ट रेट पे आपके कस्टमर्स को देता है। तो अब देखिए कंपनी यहाँ से ग्रो कैसे करना चाहता है। तो अब आप कंपनी को देखोगे ना, अभी इनका लेवरेज आपका हो गया लगभग 1.9x। तो कंपनी यहाँ से गाइड करता है कि आगे जाके आने वाले 3 या 5 सालों के अंदर अपने लेवरेज को ये लोग बढ़ा के लगभग 3x करने की बात करते हैं। अब देखिए, जब आप लेवरेज को बढ़ाते हो तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई आप कितने लेवरेज को बढ़ा सकते हो। तो जब आप जैसे सिक्योर फाइनेंसर्स होते हैं ना, जैसे सिक्योर कंपनीज हो गई, जैसे आप एग्जांपल के लिए पूनावाला फिनकॉर्प को देखिए, वहां पे जैसे कैपिटल ग्लोबल हो गया, इस सारी कंपनी को देखिए, तो वहां पे आप पाएंगे कि वहां पे जो आपका लेवरेज होता है वो आपको 4x 5x 6x इस तक भी चला जाता है। वहीं जब आप एसजी फिनसर्व को देखोगे ना, तो सिंस आप देख रहे हो कि ये एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब जो रिस्क होता है काफी ज्यादा है, बिकॉज आप डेटा डिस्ट्रीब्यूटर से काम कर रहे हो ना। तो ऑल्दो वो एंकर से थोड़ा स्ट्रेंथन है, बट स्टिल, तो यहाँ पे जो कंपनी है, यहाँ पे आप कंपनी को देखेंगे ना, कंपनी काफी कंजर्वेटिव साउंड करता है। और ये लोग इसीलिए अपने रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए जो लेवरेज है उसको 3x से बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। अब देखिए, कंपनी को ग्रो करना है, तो कंपनी जो ग्रो करने की बात करता है, ग्रोथ का गाइडेंस क्या देते हैं ये लोग। तो देखिए, अब पहले की बातें तो हम भूल जाते हैं, चलिए चलिए आगे की बात करते हैं। तो कंपनी जो अपना मिड टर्म मान लीजिए 2030 तक का जो गाइडेंस देता है, वहां पे कहते हैं कि लगभग 25 से 30% हम लोग ग्रो करेंगे। अब देखिए, और एट द सेम टाइम जो अभी अपकमिंग ईयर होगा, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, FY 27 है, वहां पे कितना ग्रो करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को देखेंगे ना, तो अभी भी ये लोग पूरे तरह से कंजर्वेटिव नहीं है, और अपने नंबर्स को थोड़ा चेंज करते रहते हैं। तो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में ये भी कहा है कि लगभग हम लोग 30% पे ग्रो करेंगे, और एट द सेम टाइम वो लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने नंबर को कंजर्वेटिव दे रहे हैं, और 35 से मतलब 30-35% के बीच में ग्रो कर सकते हैं। अब यहीं पे क्या होता है, एक बार आपने ये कह दिया कि हम 30-35% पे ग्रो कर लेंगे, तो आने वाले क्वार्टर में जब आप उसको फुलफिल नहीं करोगे, तो अगेन जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जो आपके जितने भी एनालिस्ट होंगे, वो इनसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने तो 25% का मतलब 35% बोला था और आप उससे कम ग्रो कर रहे हो। तो अगेन जो चीज पहले हो रही थी, क्या वो चीज आगे आके होती है कि नहीं होती, वो आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इनका एओएम पे गाइडेंस है। अब देखिए, ये गाइडेंस को आप मीट कैसे करोगे, इस गाइडेंस को आपको मीट करना है, तो इसके लिए बहुत सारे इनके बेसिकली लीवर्स होने चाहिए ना। तो पहला देखिए, यहीं पे हम समझते हैं कि आपको अगर ग्रोथ देखना है, तो आपको समझना पड़ेगा टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है इसका। तो कंपनी ये कहता है कि अभी अगर इंडिया में 500 बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब ग्रेड ए कॉर्पोरेट्स को माने, तो उसमें से लगभग सिर्फ 100 कॉर्पोरेट्स ही इतने हैं जो बेसिकली इस पूरे मेथड को यूज करते हैं। एक तरह से कहने का मतलब क्या है, देयर इज अ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर दिस सप्लाई फाइनेंसिंग सेगमेंट टू ग्रो। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि जैसे अगर आप देखेंगे ना, इनका जो एपीएल अपोलो ग्रुप है, अगर हम उसका एग्जांपल लें, तो वहां से लगभग अभी इनका जो पूरा लोन बुक है, एक तरह से समझ लीजिए, वो आपका 700 या 800 करोड़ का है। तो वहीं पे एक ह्यूज स्कोप है इनको बढ़ाने का, लगभग 3000 से 4000 करोड़ बढ़ने का स्कोप वहां पे भी है। तो कंपनी ये कहता है। दूसरा चीज ये हो गया, कहने का मतलब ये है कि वॉलेट शेयर गेन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। दूसरा चीज ये है। थर्ड चीज,
अब देखिए पूरा टाइम को अगर हम देखें तो कंपनी अपने कंपटीशन के बारे में भी यहीं से बात करता है। तो अभी देखिए इस पूरे सेक्टर में आप देख रहे हो एक नीच सेगमेंट हो गया पूरा, बहुत सारी कंपनियां इस तरह की है नहीं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं है। और अगेन एक नया सेक्टर जब आता है तो वहाँ पे सभी कंपनियों के लिए स्कोप ऑफ ग्रोथ करने के लिए होता है। तो कंपनी कैसे बात करता है टाइम को निकालने के लिए, तो कहता है कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स हो गई, एनबीएफसी होगी, अगर आप उनके सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के बुक को देखोगे ना, तो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होते हैं। और जो नेट पूरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है लगभग 1 लाख करोड़ का है। तो कहने का मतलब क्या है, दे हैव बेयरली टच द सरफेस। तो यहाँ पे इनको आने वाला 10 या 15 साल के अंदर काफी ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है। तो चलिए वो तो एक टाइम की बात होगी, बट अभी तो हमको इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखना है और वहाँ पे कैसे ये लोग ग्रो करते हैं उस चीज को देखना है। तो इन सभी लीवर्स के वाया कंपनी आगे ग्रो करने की बात करती है। और अगर आप इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखोगे ना कंपनी के, अगर आप देखें कंपनी के लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ एक शॉक दिया था, या फिर शॉक कह लीजिए, एक्साइटमेंट कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। तो कंपनी अभी देखिए पूरा B2B सेगमेंट में काम करता है। तो कंपनी का लगभग 75% जो पूरा इनका रेवेन्यू होता है वो आपके ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से आता है। बचा 30% कहाँ से, वो आपके लैब पोर्टफोलियो होता है, और कुछ मान लीजिए वर्किंग कैपिटल के लिए जो इनकी ये लोग लोन्स वगैरह देते होंगे अपने उन्हीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वहां से आता है। तो ये इनका रेवेन्यू सेगमेंट हो गया। इसको ये लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नए बिजनेस वेंचर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें क्या इन्होंने बात की थी, आपके ये ट्रेड्स में गए हैं, मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो होता है ना, जो बजट में मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने भी कुछ बेसिकली टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह दिए थे वहां पे। तो ट्रेड्स में जाने की बात करते हैं ये लोग। फिर आपका ये लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है जो सरफेसी एक्ट वगैरह में यूज होते हैं, तो वहां पे जाने की बात करते हैं। थर्ड अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एआईएफ्स वगैरह होते हैं वहां पे जाने की बात करते हैं। फिर ब्रोकिंग में जाने की बात करते हैं। फिर आपके ये इंश्योरेंस वगैरह में जाने की बात करते हैं। तो ये कुछ इनके नए वेंचर्स है जहां पे ये लोग जाने की बात करते हैं। अब देखिए, और एट द सेम टाइम ये लोग रिटेल में एक फिनटेक प्लेटफॉर्म में भी जाने की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इस बिजनेस को लेके पूरा एक एक्साइटमेंट हुआ करता था वो लोगों का चेंज हो जाता है। अब जो प्रेजेंट इनकी जो पूरी इक्विटी बेस है, मतलब जैसे आप बिजनेस को आगे ग्रो करने वाले हो उसमें आप कहाँ पे ग्रो करोगे, तो कंपनी यही कहता है कि जो भी इन्होंने ये सारी चीजें कही है, ये बस आप ये समझ लीजिए ड्राइंग बोर्ड पे है। तो आने वाले 2 या 3 सालों में इसमें कुछ अपडेट नहीं आने वाला है। बट अगेन यहीं पे ये चीज देखिए, अब सिंस इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ये चीज कह दी गई थी, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इनसे इन्हीं चीजों के बारे में पूछा गया था। तो अगेन आपको अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करना है। तो जब आप इस तरह की चीजें कह देते हो तो अगेन उससे क्या होता है ना, बार बार आपको ये वाले क्वेश्चन आएंगे। जब आपका ये वाला बिजनेस सेगमेंट जो है आने वाले 2 या 3 सालों में उतना ग्रो करने ही नहीं वाला है, या फिर आप अपने पूरे इक्विटी बेस पे या जो डेप्ट का पैसा है उसको उसमें डालोगे ही नहीं, तो उस बारे में बात करके अभी क्या मतलब है। तो कुछ 4.8x है। तो अब इनसे कुछ क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपके पिछले क्वार्टर्स में आपका जो आरओए प्रोफाइल था लगभग 5 मान लीजिए, 5.5 इस तरह का आरओए प्रोफाइल क्या था। तो क्या होता है, आरओए प्रोफाइल बढ़ना भी अच्छा है, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ना भी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है, देखिए काफी अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल के केस में। तो जब आपकी आरओए कुछ ज्यादा ही हो जाती है, तो कहने का मतलब क्या है, आपने ज्यादा डेप्ट लिया ही नहीं है, तो उससे क्या होता है आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वही नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट पर्टिकुलर ईयर में इनका आरओए इतना ज्यादा क्यों आया था, बिकॉज ये लोग लोन बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वहां पे उनका आरओए ज्यादा था। अब इन्होंने जैसे जैसे आप ये समझिए मोर डेप्ट को लिया है, उस पैसे को दिया है लोन्स के रूप में, तो उससे क्या होता है आपको इंटरेस्ट कॉस्ट देने पड़ते हैं, आपके फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो क्या होती है आपकी जो कॉस्ट टू इनकम होती है वो बढ़ती है ना बेसिकली, जहाँ पे ये लोग अपने कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस देते हैं लगभग 15 से 17% के बीच में देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका लेवरेज बढ़ेगा उससे आपकी कॉस्ट टू इनकम बढ़ेगी, उससे आपकी आरओए घटती है। तो इस क्वार्टर में आपकी आरओए घट गया है, वो आपका लगभग 4.8x पे आ गया है। अब कंपनी गाइडेंस क्या देता है आरओए के ऊपर, कंपनी कहता है कि हमारा आगे जाके लगभग 4.5x पे आरओए रहेगा। कहने का मतलब क्या है, इनका जो प्रेजेंट आरओए मल्टीपल है वो अभी काफी डिसेंट है, काफी अच्छा है। तो देखिए, क्या आरओए का घटना खराब है, आरओए का घटना खराब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 चीजों का इंटरप्ले हो रहा है, आपका लेवरेज, आरओए और आरओई का एक इंटरप्ले हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, आपने पैसे उठाए, उसको आपने बेसिकली लोन के रूप में डिसबर्स किया, तो उससे आपका लेवरेज बढ़ गया, आरओए कम हो गया। बट सिंस आपने उस पैसे पे काफी प्रॉफिट अर्न किया है, तो उससे आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गई है। तो उसी का रिजल्ट आपको ये दिखता है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस कंपनी का जो आरओई प्रोफाइल है वो बढ़ के आई थिंक 15% हो गया है। तो आप ये देख रहे हो ना कि बिजनेस का जो नेट अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए पैसा होता है वो कंपनी बना रही है। तो अगर आप इस पूरे बिजनेस को देखोगे ना, तो कई सारे पैरामीटर्स पे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये बिजनेस ने काफी अच्छा किया है। ऑफ कोर्स अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर किया है। अब अगर आप कुछ रिस्क वगैरह के बारे में बात करोगे ना, तो अगेन सबसे पहला रिस्क तो ये होता है, इस कंपनी के केस में क्या है, कंपनी हमेशा गाइडेंस ज्यादा देती है और उसको फिर अंडर परफॉर्म करती है। हालांकि अभी इस क्वार्टर से लगता है कि जो इनका मैनेजमेंट है वो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। दूसरा चीज क्या है इस कंपनी के केस में, इनका जो गाइडेंस है, जैसे कुछ और पैरामीटर से अगर आप देखेंगे वहां पे कंजर्वेटिव गाइडेंस नहीं है। वो क्या है, वो इनका जो एनपीए का पूरा प्रोफाइल है वहां पे ये लोग कहते हैं कि 0 एनपीए रखने वाले हैं। तो क्या है, जैसे कंपनी तो ऑफकोर्स टाइम की बात करता है कि बहुत स्कोप है ग्रो करने के लिए, बट एट द सेम टाइम ये देखिए कि आगे जाके इनकी कोई अगर एनपीए पे कोई भी अगर एक एनपीए आता है, बिकॉज ऐसा तो कोई आइडियल केस है नहीं कि आपका कभी भी कोई एनपीए आएगा नहीं, तो उस पैरामीटर में अगर वो चीज आती है तो इनका अगेन वही वाला केस हो जाएगा जहाँ पे आप ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर करते हो। तीसरा चीज, अगर आप अपने ये लोन बुक देखा कि इनका लोन बुक जो होता है बहुत क्विक वे में चर्निंग होती है ना,
तो उससे आपको क्या होता है, उससे आपको यील्ड भी ज़्यादा मिलता है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है, सपोज कीजिए इकोनॉमी में कोई इशू आ गया, तो वहाँ पे अगर जितने भी आपकी छोटे-छोटे बिज़नेसमैन्स वगैरह होते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अगर उनको दिक्कत आ गई, तो वहाँ पे जो उनका एयूएम बुक है ना, वो काफ़ी ड्रास्टिकली भी आपको रिड्यूस होता हुआ भी दिख सकता है। तो वो सारे पैरामीटर्स को लेके चलना है, तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब देखिए इस कंपनी का जो अगर मैंने प्रेज़ेंट इनका जो प्राइस वाइज़ बुक देखेंगे, तो आई थिंक लगभग 2.5x के आस-पास है। अब देखिए ये जो बिज़नेस है आपका कंज़र्वेटिवली अभी देख रहे हैं 25-30% पे ग्रो कर रहा है। और जो टैम दिखता है उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बिज़नेस है, इसका गाइडेंस काफ़ी कंज़र्वेटिव है। तो ये जो बिज़नेस है अब एक एक फाइनेंशियल्स में एक आपके यूनिक नीच सेगमेंट में काम कर रहा है, और अगर ये आराम से 30% के ऊपर ग्रो करता है और वहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, क्योंकि इनका जो पैट का गाइडेंस है वो लगभग 30-35% के बीच में है। तो वहाँ पे इनको जो प्राइस पे बुक मिलना है इस टाइप के बिज़नेस को, वो आपको कहीं हायर मिलेगा, मतलब 4x 5x मिल सकता है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप इसको पूना वाला फिनकॉर्प से कीजिए, उसको आराम से भी 4-5x का प्राइस पे बुक मिलता है। तो देखते हैं ये बिज़नेस कैसे आगे ग्रो करता है। अभी तो नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। आई होप कि ये बिज़नेस जो है आगे क्वार्टर में काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। तो इसको ट्रैक करते रहेंगे। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।